वेलकम बच्चों। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। उसमें हमने डिस्कस किया था एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। कल के लेक्चर को हम थोड़ा समराइज करेंगे। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर इनटू यू या एमयू लिखो, और एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास नंबर इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी जब होगा 10⁻⁻24 ग्राम में या 10⁻⁻23, 26, तो वो हो गया एक्चुअल एटॉमिक मास। जब मास होगा इन टर्म्स ऑफ यू और एमयू, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह हमने कल पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास नंबर इनटू ग्राम। कल हमने और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि एक्चुअल एटॉमिक मास नेवर चेंजेस, क्योंकि ये किसी स्केल पे डिपेंडेंट नहीं करता है, तो इट नेवर चेंजेस, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास changes with the change in standard, with the change in standard or reference। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो रेफरेंस है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कभी ये रेफरेंस चेंज होगा, कभी 1/12 के बदले 1/6 हो सकता है, या 1/10 हो सकता है, या 1/24 हो सकता है, या कार्बन एटम के बदले रेफरेंस ऑक्सीजन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है कभी। तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होता है। और एक पॉइंट याद रखना, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल और Na एटम्स। आया समझ में? और हमने डिस्कस किया था ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल और 1 ग्राम एटम। ये पॉइंट याद रखना। यहां तक हमने डिस्कस किया था। और क्या हमने डिस्कस किया था कि 1U इज इक्वल टू 1 AMU या 1U या 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1/Na एवोगाड्रो नंबर ग्राम, इसके बराबर होता है। और अगर हमें Na निकालना होगा तो ये यहां जाएगा, ये किधर जाएगा, यहां। और 1Na इज इक्वल टू 1/U। आया समझ में? ये चीजें याद रखो। और यहां से ये पता चला कि मास ऑफ एन एटम इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये भी आपको पता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये भी हमने डिस्कस किया है। और मास ऑफ प्रोटीन या मास ऑफ न्यूक्लियॉन, मास ऑफ ए न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का मास किसके बराबर होता है? 1U के बराबर, और 1 AMU के बराबर, और 1 डाल्टन के बराबर। ये सारा सेम है, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आया समझ में? अच्छा, अब आपको पता है कि मास ऑफ ए न्यूक्लियन इज 1U और 1 AMU, 1 डाल्टन और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक्चुअल एटॉमिक मास भी पता है हमें, रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता है, ग्राम एटॉमिक मास भी पता है, और बाकी चीजें भी पता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्चुअली द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब हमें अगर निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ सैंपल, क्योंकि अभी हमें मोल कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये याद रखो, अगर सैंपल का मास हमें पता है और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक एटम पता है, तो हम सैंपल से निकाल सकते हैं ना नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल, नंबर ऑफ एटम्स in a sample is equal to given mass
ऑफ ए सैंपल डिवाइड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्चुअली द मास ऑफ वन एटम, है कि नहीं? एक एटम का मास हमें पता है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो हमें गिवन मास ऑफ सैंपल पता होनी चाहिए, फिर यहां से हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी निकलेंगे। अच्छा, जब यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये पॉइंट याद रखना। देखो, नंबर ऑफ एटम्स हमें यहां से मिलेंगे, गिवन मास ऑफ सैंपल क्या है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है एक एटम का उस सैंपल में। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकलेंगे? न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, एक एटम में यहां पर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन से समझेंगे, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स in 20 gram of boron and 20 gram of calcium। बोरान का आपको पता है रिलेटिव एटॉमिक मास इज 10 और कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 40। तो ये क्वेश्चन करो। देखो सॉल्यूशन क्या है। 20 ग्राम सैंपल ऑफ बोरान, हम पहले क्या निकालेंगे यहां से? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोरान। सो नंबर ऑफ बोरान एटम्स किसके बराबर होगा? गिवन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम डिवाइड बाई बोरान का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 10U। 10U लिखेंगे। आया समझ में? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/U लिख सकते हैं कि नहीं? 1 20 आर 20, 10U यानी 10U आर 10U। आया समझ में? 10 इंटू 10 2s आर, और 1/U किसके बराबर है? Na के बराबर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने निकले? 2 Na निकले कि नहीं? ये नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि 1/U किसके बराबर है? 1/U किसके बराबर है? Na के बराबर। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? हाँ। देखो अब यहां से क्या करेंगे। नंबर ऑफ बोरान एटम्स कितने होंगे सैंपल में? गिवन मास ऑफ सैंपल वो ये है। रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का 10U, 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1U। 10 2s आर 20 और 1/U किसके बराबर है? Na के बराबर। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2 Na। मगर एक बोरान एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 10 न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 1 बोरान एटम कितने हैं? 10। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू, एक एटम में इतने हैं तो इतने एटम्स में क्या होंगे? 10 इंटू दैट नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई दैट नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या आया? वो आएगा 10 2s आर 20 Na। आया समझ में? देखो नए से समझो, नए से समझो। नंबर ऑफ बोरान एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बोरान एटम्स किसके बराबर है? गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। अच्छा, गिवन मास ऑफ सैंपल क्या है? 20 ग्राम, वो लिखा हमने 20 ग्राम। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास बोरान क्या है? 10U। आया समझ में? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 1/U। आया समझ में? ये आया समझ में? 10 2s आर 20, 1/U किसके बराबर है? Na के बराबर। ये आएगा बराबर 2 Na। तो इतनी नंबर ऑफ एटम्स है, 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर है नंबर ऑफ एटम्स। यहां तक आया समझ में? एक बोरान एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 10, तभी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी है ना 10। आया समझ में? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स की वजह से ही इसका मास है, तो जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही मास होगा ना।
आया समझ में? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 10, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है 10। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए बोरॉन एटम किसके बराबर है? 10 के बराबर, क्योंकि उसका मास भी 10 है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 10 है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की वजह से मास है। अगर एक बोरान के एटम में इतने न्यूक्लियॉन्स है तो 2n एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? तो 10 इंटू ट्वाइस Na, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू ट्वाइस Na इंटू 10, वो किसके बराबर आएगा? 20 Na। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उस बोरान के सैंपल में। अब देखो, सिंपल याद रखो, 20 ग्राम ऑफ बोरान में कितने न्यूक्लियॉन्स निकले? 20 Na। 20 ग्राम ऑफ बोरान में कितने न्यूक्लियॉन्स निकले? 20 Na। अब 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? अब ये भी इजी है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको भी। देखो, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, पहले हम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स भी यहाँ पहले निकाले, बोरान एटम्स। अब नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स गिवन मास ऑफ सैंपल कितना है? 20 ग्राम। आया समझ में? और कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर है? 40U। ये आपको पता है, 40U। आया समझ में? ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 1/U लिख सकते हैं कि नहीं? 21 आर 20, 40U आर 40U। यहां तक आया समझ में? ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये आएगा 1/2। 1/2, 1/U किसके बराबर है? Na के बराबर। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है किसमें? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। अच्छा, कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 40U। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कितने होंगे? 40, क्योंकि बोरान का रिलेटिव एटॉमिक मास था 10, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कितने हैं? 10। जितना रिलेटिव एटॉमिक मास होगा ना, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते, उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जितना रिलेटिव एटॉमिक मास, जितना मास होगा एक एटम का, जितना रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का होगा, उतने ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एक एटम में होते हैं। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 40U और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे 40। यहां तक आया समझ में? जितना रिलेटिव एटॉमिक मास उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि मास ऑफ एन एटम इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, यहां तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स निकले, मगर एक कैल्शियम के एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 40 है कि नहीं? तो इतने वाले एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू एक तो नंबर ऑफ एटम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 40। सो 2 20s आर, तो यहां से भी कितना निकला? 20 Na। यह आया समझ में? यहां पर भी कितना निकला? 20 Na। यहां तक आया समझ में? इसका मतलब है, अगर 20 ग्राम बोरान है हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? 20 Na। अगर हमारे पास 20 ग्राम कैल्शियम है, उसमें भी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है? 20 Na। यानी गिवन मास अगर दिया होगा, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने होंगे, वहां पर होंगे मास इंटू Na न्यूक्लियॉन्स। X ग्राम सैंपल इज इक्वल टू X टाइम्स Na न्यूक्लियॉन्स। ये पॉइंट याद रखना। अगर हमारे पास कोई सैंपल होगा, कोई भी सैंपल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सैंपल, चाहे हमारे पास बोरान हो, चाहे हमारे पास कैल्शियम हो, मगर इनका इक्वल मास हो, ये भी 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, उनमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। सो X ग्राम सैंपल इज इक्वल टू X इंटू Na न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब है X ग्राम सैंपल में X इंटू Na। देखो, यहाँ पर 20 ग्राम था बोरान, तो यहाँ पर कितने निकले हमें न्यूक्लियॉन्स? 20 Na। यहाँ पर था 20 ग्राम कैल्शियम, तो हमें कितने न्यूक्लियॉन्स मिले? 20 Na न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब है X ग्राम सैंपल कंटेन्स X इंटू Na न्यूक्लियॉन्स। 20 ग्राम होगा तो 20 Na न्यूक्लियॉन्स होंगे। आया समझ में? इसका मतलब है 20 ग्राम बोरान भी था, 20 ग्राम कैल्शियम भी था, उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्या है? न्यूक्लियॉन्स। सो इक्वल मासेस ऑफ सैंपल्स कंटेन्स
इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सैंपल। ये पॉइंट भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इक्वल masses of sample contains equal number of nucleons irrespective of the nature of the sample। आया समझ में? ये पॉइंट याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आया समझ में? अगर हमारे पास 10 ग्राम बोरॉन होंगे, 10 ग्राम कैल्शियम होंगे, 10 ग्राम वाटर होंगे, 10 ग्राम अमोनिया होगा, 10 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट होंगे, उन सब में इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इतना याद रखो, अगर आपको सैंपल का मास दिया है उस सैंपल को खाली Na मल्टीप्लाई करो, वहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये है इसके लिए फार्मूला। अगर आपको 2 सैंपल दिए गए हैं, 3 सैंपल दिए गए हैं और दोनों या तीनों सैंपल्स का मास इक्वल है, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, चाहे कोई भी सैंपल हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारा नोट करो जल्दी। अच्छा, अब जो और एक पॉइंट है सर, जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, वो तो फ्रैक्शनल नंबर आता है, वो तो होल नंबर नहीं आता है। एक्चुअली वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो ये याद रखना। देखो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसके 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, मीन्स एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स। सपोज इस एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप है, इसका एक आइसोटोप है, सपोज इसका एक आइसोटोप है ए, दूसरा आइसोटोप है बी और तीसरा आइसोटोप है इसका सी। ये इसके आइसोटोप्स है। और आइसोटोप्स आपने पढ़े हैं एलिमेंट्स या एटम्स, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे H11, H12, H13, इनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर है डिफरेंट, दीज आर आइसोटोप्स। इसी तरह C612, C613, C614, ये भी आइसोटोप है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इनका डिफरेंट है। इसी तरह O816, O817, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ये सारे आइसोटोप्स है। सपोज कोई एलिमेंट है, इसके चाहे 3 आइसोटोप है या 2 आइसोटोप है, चलो कोई एलिमेंट है और इसके 3 आइसोटोप है ए, बी एंड सी। आया समझ में? हमें अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, यानी एवरेज एटम बनाना है, क्योंकि ये इसका एटम अलग होगा, उसका एटॉमिक मास, इसके एटम का अलग एटॉमिक मास होगा, इसके एटम का अलग एटॉमिक मास होगा। अब हम पीरियोडिक टेबल में तो तीनों एटम नहीं रख पाएंगे, हम पीरियोडिक टेबल में एवरेज एटम रखते हैं। आया समझ में? तो कैसे निकालेंगे? सपोज इसका मास है, इसका मास है x, इसका मास है y और इसका मास है z। आया समझ में? यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसकी परसेंटेज इन द सराउंडिंग, सपोज इसकी परसेंट है m%, यह है n% और यह है O%। आया समझ में? एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटोप्स है A, B एंड C। आया समझ में? A का मास है x, B का मास है y, C का मास है z, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो। A की परसेंटेज है सराउंडिंग में m, B की परसेंटेज है n, C की परसेंटेज है O। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे?
एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकालते हैं, एटॉमिक मास एवरेज। अच्छा, एटॉमिक मास इनटू इट्स परसेंट, एटॉमिक मास इनटू इट्स परसेंट प्लस एटॉमिक मास यानी मास इनटू इट्स परसेंट प्लस इसका मास Z इनटू इसकी परसेंटेज, आया समझ में, डिवाइड बाय M प्लस N प्लस O टोटल परसेंटेज, वो हमेशा 100 के बराबर होते हैं। इस इक्वेशन से हमें एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है लगभग 2 बार। तो ये इक्वेशन याद रखो, जब भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो एक आइसोटोप का मास देखो, उसकी परसेंटेज देखो, दूसरे आइसोटोप का मास देखो, उसकी परसेंटेज देखो, तीसरे आइसोटोप का उसका रिलेटिव एटॉमिक मास देखो, उसकी परसेंटेज देखो, डिवाइड बाय करो टोटल 100, क्योंकि M प्लस N प्लस O हमेशा 100 होता है। आया समझ में। अब हम NCERT का एक क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन with 2 isotopes, with 2 isotopes। अच्छा, क्लोरीन 1735, परसेंटेज है इसकी 75%, क्लोरीन 1737 इसकी परसेंटेज है 25%। ये आपकी NCERT में, करो जल्दी। अब यहाँ पर टोटल 2 ही आइसोटोप्स है, तो इसमें 2 ही पॉइंट्स आएंगे, ये और ये, डिवाइड बाय होगा 100। अगर 3 आइसोटोप होंगे तो ये, अगर चौथा आइसोटोप होगा प्लस होगा कुछ और डिवाइड बाय 100। करो जल्दी। देखो इस आइसोटोप का मास क्या है 35, इसकी परसेंटेज क्या है 75। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 75 प्लस y के बदले क्या लिखेंगे 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। अब ये सॉल्व करो जल्दी। 35 इंटू 75 इज इक्वल टू 2625 प्लस 37 इंटू 25 925 डिवाइड बाय 100। आया समझ में, प्लस 2625, यह आएगा 3550 डिवाइड बाय 100। ये दोनों जीरो कट, यहाँ पर पॉइंट। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 U। आपने तो देखा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यानी जब भी आप क्लोरीन का एटॉमिक मास बोलते हो आप बोलते हो 35.5, तो वही निकला। लिखो यहाँ तक। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं परसेंटेज चेंज करूंगा। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विद 3 आइसोटोप्स C612, इट परसेंटेज इज 99%। C613 इसकी परसेंटेज है 0.9%। C614 इसकी परसेंटेज है 0.1%। चलो करो जल्दी। NCERT की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास का, वो खुद करना। क्या आएगा सॉल्यूशन? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 इंटू 99 प्लस 13 इंटू 0.9 प्लस 14 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100। चलो यहां से खुद करना। यहां तक आया समझ में? आपने अब सीखा है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अभी हमने बोला था कि रिलेटिव एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस, पहले ये नोट करो। अभी आपने पढ़ा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास चेंजेस, रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होता है क्योंकि इट इज द मास ऑफ एन एटम विद रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो स्टैंडर्ड का भी चेंज भी हो सकता है। तो जब स्टैंडर्ड चेंज होगा तो एटॉमिक मास क्या बनेगा? अब इसके दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा? कार्बन 12 एटम इज रेफरेंस। अब हम कार्बन 12 एटम को नहीं लेंगे रेफरेंस, हम रेफरेंस चेंज करेंगे, कोई एटम, कोई नया एटम हम लेंगे रेफरेंस। अच्छा, चेंज इन स्टैंडर्ड एटम, हमने कोई एटम लिया एक्स, अब यही स्टैंडर्ड है। अब कोई कार्बन वार्बन सैंपल स्टैंडर्ड नहीं है, C12 इज नॉट नाउ स्टैंडर्ड। अब हम कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करोगे? एटॉमिक वेट विद रेस्पेक्ट टू न्यू स्केल यानी न्यू स्टैंडर्ड डिवाइड बाई एटॉमिक वेट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड स्केल यानी उनका एटॉमिक वेट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू वेट ऑफ न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस का वेट क्या है, डिवाइड बाय वेट ऑफ ओल्ड रेफरेंस। ये इक्वेशन याद रखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जब एक स्टैंडर्ड एटम चेंज होगा तब एटॉमिक मास, न्यू एटॉमिक वेट हम कैसे निकालेंगे, हमें ये निकालना है। ये तीनों दिए होंगे और नया एटॉमिक वेट हमें निकालना होगा। पहले क्या देखना है कि एटॉमिक वेट रिस्पेक्ट टू न्यू स्केल, ये हमें निकालना होगा, ये वहां पर निकालना होगा हमें, नोट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ओल्ड एटॉमिक मास हमें पता होगा, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। हमें न्यू रेफरेंस का मास भी पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, और ओल्ड का भी पता है। तो हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो पहले क्वेश्चन, if atomic mass are defined, if atomic mass are defined on a scale made with oxygen 16 as a reference, the atomic mass of silver on new scale will be, सिल्वर का ओल्ड एटॉमिक मास है 108, ये याद रखना, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। चलो करो ये क्वेश्चन जल्दी। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑन न्यू स्केल डिवाइड बाय एटॉमिक मास विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड स्केल, वेट ऑफ न्यू स्केल यानी वेट ऑफ न्यू रेफरेंस, वेट ऑफ ओल्ड रेफरेंस, ये इक्वेशन लगेगी। देखो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट विद रेस्पेक्ट टू न्यू स्केल, ये हमें निकालना है ना, क्योंकि अब न्यू स्केल कौन है, ऑक्सीजन 16, अब कार्बन 12 नहीं है, तो ये हमें निकालना है एक्स, सोल्यूशन ये एक्स है, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड स्केल, वो क्या है इसका 108,
सिल्वर का यही है ना एटॉमिक मास 108 इज इक्वल टू वेट ऑफ न्यू रेफरेंस का वेट कितना है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है ना 16 डिवाइड बाई वेट ऑफ ओल्ड स्केल रेफरेंस, यानी वेट ऑफ ओल्ड रेफरेंस क्या था कार्बन 12, उसका एटॉमिक मास क्या है 12u, तो डिवाइड बाई करो 12। आया समझ में? तो x किसके बराबर निकलेगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 12 इंटू 108। करो जल्दी। तो वो आएगा बराबर 144u। करो जल्दी। अब और एक क्वेश्चन है, इफ एटॉमिक मास आर डिफाइंड ऑन ए स्केल मेड ऑफ बोरॉन 10 as a reference, the atomic weight of calcium on new scale will be, ये क्वेश्चन खुद करना, इक्वेशन ये लगेगी। अब इसी तरह है केस सेकंड, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है 1/12। अब कार्बन 12 एटम, अगर 1/12 नहीं है 1/6 है 1/24 है, तो तब क्या होगा, व्हेन रेफरेंस इज 1/x इंस्टेड ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ये दूसरा केस है, पहले हमने एटम ही चेंज किया रेफरेंस का, अब हमने लिया 1/x आया समझ में? आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, है कि नहीं, डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। आया समझ में? ये पहला रेफरेंस है। दूसरा रेफरेंस आपको पता है RM डैश। अब दूसरा रेफरेंस क्या है, मास ऑफ एन एटम, क्योंकि रेफरेंस अब चेंज हुआ ना, अब 1/12 नहीं है, अब 1 क्या है 1/x। अब रिलेटिव एटॉमिक मास दूसरा निकलेगा, RM डैश निकलेगा, RM नहीं निकलेगा, क्योंकि अब रेफरेंस चेंज हुआ। पहले रेफरेंस था 1/12, अब है 1/x। जब 1/12 था रेफरेंस, तब क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास पुराना। अब जब चेंज हुआ, अब है 1/x, अब ये रैम नहीं रहेगा, अब रैम डैश रहेगा, RM डैश। ये क्या आएगा, मास ऑफ 1/x ऑफ कार्बन 12 एटम। फिर दोनों को आप डिवाइड करोगे, सिंपली लिखना रैम डैश इज इक्वल टू रैम इंटू एक्स डिवाइड बाई 12। ये इक्वेशन है, ये याद रखना। अब क्यों डिवाइड करोगे इन दो इक्वेशंस को, आया समझ में? तो वहां से क्या निकलेगा, न्यू एटॉमिक मास इज इक्वल टू ओल्ड एटॉमिक मास इंटू एक्स, एक्स मीनस 1/x, ये x है डिवाइड बाई 12। हमें ये x लेना है, 1/x नहीं लेना है, हमें x लेना है। आया समझ में? यानी जब स्टैंडर्ड ही चेंज होगा, यानी अब 1/12 नहीं है, अब 1/x है, तब एटॉमिक मास क्या होगा, न्यू एटॉमिक मास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टैंडर्ड। सो न्यू एटॉमिक मास इज इक्वल टू ओल्ड एटॉमिक मास इंटू एक्स डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास था, मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ 1/12 तब कार्बन 12 एटम। अब जब यही चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, तो अब
रिलेटिव एटॉमिक मास डैश आएगा, मास ऑफ 1/x। दोनों को डिवाइड करके वहां से ये इक्वेशन निकलेगी। ये इक्वेशन याद रखो कि न्यू एटॉमिक मास इज इक्वल टू ओल्ड एटॉमिक मास इनटू x डिवाइडेड बाय 12। तो ये इक्वेशन लिखो जल्दी। तो लिखो इस पे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन, if 1/6 mass of carbon 12 atom is taken to be 1 AMU, यानी पहले 1 AMU क्या था, मास ऑफ 1/12 था कार्बन 12 एटम। आया समझ में? अब क्या है 1 AMU, मास ऑफ 1/6 था कार्बन 12 एटम। आया समझ में? If 1/6 is the mass of carbon 12 atom is taken as 1 AMU, then atomic mass of calcium atom will be, करो जल्दी। पहले 1 AMU में था, मास ऑफ 1/12 था कार्बन 12 एटम। अब क्या है, मास ऑफ 1/x मीनस 1/6। x किसके बराबर है यहां पर, 6 के बराबर। अच्छा, ओल्ड एटॉमिक मास क्या था कैल्शियम का 40, तो RAM डैश ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू RAM ओल्ड क्या था कैल्शियम का 40 इंटू x किसके बराबर है 6 के बराबर, डिवाइड बाय 12, सॉरी। तो 6 2s are 220s are, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम विल बी 20U। ये है नया आंसर। आया समझ में? आया समझ में? तो ये नोट करो, लिखो। और एक क्वेश्चन, if 1/24th mass of carbon 12 atom is taken as 1 AMU, then atomic mass of sodium will be, सोडियम का ओल्ड एटॉमिक मास क्या है 23U। तो ये क्वेश्चन खुद करना, तो यहां तक नोट करो जल्दी। तो ये था यहां तक रिवाइज करना। कल हम और डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, और फिर आएंगे मोल कंसेप्ट में। यहां तक रिवाइज करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।